डाटा डालते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर 68 स्टार्ट करते हैं जी। बच्चों का आने का सिलसिला ज़रा कम ही नज़र आ रहा है। कल की क्लास मिस हुई थी तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी थी। 4-5 बच्चों ने कहा था हमारा क्लैश है, बाकी सारे गोली करा गए हैं मुझे। तो कोई नहीं, कल तो आओगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको 1-2 करवा दिए थे 67 में। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है जी। क्वेश्चन 4 में आपको करवा रहा हूँ और क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क में होगा। थोड़ा काम आज ज़्यादा, 2 सवाल हो गए, लेकिन आज मेहरबानी करें, कल छुट्टी भी तो आप लोगों ने मनाई है, तो आज ये 2 सवाल आपने होमवर्क में करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 और 5, 4 में आपको करवाता हूँ। और क्वेश्चन 4 के अंदर इस एडजस्टमेंट से पहले सारा पिछले लेक्चर का रिवीजन होगा, तो इसको मैं छुपा देता हूँ और बाकी काम हम कर लेते हैं उसी तरतीब के साथ जैसे हमने किया या जैसे हम सवालों को करते हैं अपनी रूटीन के मुताबिक। शुरू करें जी काम। नई चीज़ पे ब्रेक लगाएंगे जाके, ठीक है जी। फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर्टेन्स टू पी एंड एस ऑन 30 जून 2014। पी और एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट गिवन है, ठीक है। तो पढ़ेंगे अदर इन्फॉर्मेशन जब ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चीज़ें पहुंचा लें, फिर सोचते हैं, ठीक है, कि करना क्या है। तो सबसे पहले नज़र आ रहा है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी, बताएंगे। 460 प्लस 200 एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसलिए ब्रैकेट हम क्लोज नहीं करते। अब आप देखने लग गए, आहिस्ता आहिस्ता आने लग गई एडजस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन शेयर्स ऑफ एस। चलो इन्वेस्टमेंट्स, उसने इसमें इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, फिलहाल वो ब्रैकेट में ही लिख देते हैं। वैसे मेरे ख्याल में तो उसने सिर्फ क्या कहा है, शेयर्स एस के ही खरीदे हैं, तो ये तो फिर इन्वेस्टमेंट इन एस ही है। शायद ये सिर्फ उसने इसलिए दिया हमें ताकि हम परसेंटेज निकाल सकें। तो ये यहीं पे निकाल लेते हैं, परसेंटेज यहाँ पे निकाल लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा हमें, परसेंटेज, क्योंकि उसने शेयर्स दे दिए 2 मिलियन। आगे उसने बताया बस 1 जुलाई को हमने इसको खरीदा था, परसेंटेज नहीं है सवाल के अंदर। 2 मिलियन अगर खरीदे हैं तो टोटल शेयर्स पता लग जाएं तो हम निकाल सकते हैं शेयर होल्डिंग। ये काम हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो हम आए इक्विटी के अंदर, शेयर कैपिटल एस का देखा 250 था और फेस वैल्यू कितनी है 100 ईच, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे सबसे पहले जी। बोलें टोटल शेयर्स ऑफ एस, टोटल शेयर्स ऑफ एस, देख लो तुमने देर कर दी लेकिन फिर भी हम तुम्हारे इंतज़ार में थे। तो 250 मिलियन है और डिवाइड करेंगे इसको ₹100 से, तो आंसर आएगा 2.5 मिलियन शेयर्स, 2.5 मिलियन शेयर्स, ठीक है। अब हमने क्या खरीदा है जी, 2 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 100 जी। तो 80% अपने पास लिख लें कहीं पे। वैसे ये वर्किंग आपने पर्चे में तो शो करनी ही होगी, ठीक है। तो आप पर्चे में इसको 1.1 कर लें या बस अपने वहीं पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट या कहीं पे भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा सॉरी, हम सवाल पढ़ रहे थे। ये 80% मैंने परसेंटेज निकाल ली शेयर होल्डिंग की। हम ये कह रहे थे, अभी हमने कुछ नया नहीं किया था, कि हम ये 14 फिगर्स गिवन है यहाँ पे, ये पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये हम पोस्ट कर चुके 460 प्लस 200। उसके बाद वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 2 मिलियन शेयर्स ऑफ एस हैं, पिछले सवाल की तरह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट इन एस ही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एस कितना आ गया 340, कहाँ आएगा एडजस्टमेंट अकाउंट में, ये आपने ओपन करना है और यहाँ पे लिख देना है इन्वेस्टमेंट इन एस, कितना जी 340, ठीक है जी। क्योंकि उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट में क्या पड़ा है 2 मिलियन शेयर्स ऑफ एस। कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है 250 के, 250 मिलियन का शेयर कैपिटल है एस का, जिसका 80% हमने खरीदा है शेयर्स। तो इसकी तो पूरी इक्विटी की जो जान देखते हैं उसके बाद वो फैसला होता है, कैसी बात कर रहे हैं हम। ये तो शेयर्स, टोटल शेयर कैपिटल जो फेस वैल्यू पड़ी होती है उससे हमने सिर्फ अपना शेयर निकाला है कि हमने 2 मिलियन शेयर्स खरीदे थे 2.5 में से। कितने के खरीदे हैं, ये कितने के हैं
कितने के खरीदे हैं? 346 के, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर उसने लिख दिया ना कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 मिलियन शेयर्स ऑफ एस, वो फनकारी इसने लगा दी, वरना यूं लिखता है इन्वेस्टमेंट इन एस और नीचे देता था 80%, तो वो सवाल वैसे ही था जैसा पहले था। या क्वेश्चन 3 मुश्किल था, उसमें इन्वेस्टमेंट देकर उसने कहा था बीच में से एस की अलग से बता दी थी, ऐसा अलग नहीं, बल्कि हाँ वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 मिलियन शेयर्स ऑफ एस, ठीक है। तो मिट जा ओके। अच्छा जी, हम बैलेंस शीट पोस्ट कर रहे थे, लेट आने वालों अभी कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो पीपी हमने पहुंचा दिया, इन्वेस्टमेंट वर्किंग वन में पहुंचा दिया। उसके बाद क्या है जी, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस, लॉन्ग टर्म लोन या लोन रिसीवेबल लिख दें, लॉन्ग टर्म ही है बस, पीपी के साथ ही लिख दिया हमने, ठीक है। तो लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस कितना है जी, 20 का लिख लेते हैं हम, एक बार लिख लेते हैं, हमने देखा था, ठीक है। 30 है, 20 पिछले सवाल में होगा फिर जो सुबह किया है ना, तभी तो दिमाग में वही चल रहा है। बहुत पक्का रटा है सर आपका। और रटा नहीं है, आपकी क्लास अभी थोड़ी देर पहले गुजरी है जी। उसके बाद शॉर्ट टर्म रटा हुआ ना, अभी देखो पिछला याद था। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, करंट एसेट्स हैं 595 जमा 400, तो एक लाइन छोड़ दें, गुडविल ना आ जाए। और उसके बाद करंट एसेट्स आ गए, ठीक है जी। करंट एसेट्स किस तरह से, कितने कितने, 595 जमा 400 पूरा, ठीक है जी। नेक्स्ट, इक्विटी के अंदर आए, पेरेंट का शेयर कैपिटल फेस में, सब्सिडरी का वर्किंग 1 में, रिटेन्ड अर्निंग्स पेरेंट की वर्किंग 3 में, सब्सिडरी की वर्किंग 2 में, पक्का पक्का ये काम, ठीक है। तो 600 और 250 शेयर कैपिटल पेरेंट का जी कितना, 600, ठीक है जी, और शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 250, ठीक है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स पेरेंट की 425 वर्किंग 3 में, सब्सिडरी की 250 वर्किंग 2 में। तो सीआरई में पीआरई क्लोजिंग कितना, सर खुद देख लेना, सर खुद देख लेना जी, 425, किसी ने 600 वाली शरारत की है। उसके बाद एसआरई में, एसआरई क्लोजिंग 250, शुक्र है जी आप लोगों ने भी मेहरबानी शफकत की मेरे पे, वरना मुझे खुद ही देखना पड़ता है। उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ, पी कह रहा है मैंने एस से 30 रुपए लेने हैं, एस कह रहा है मैंने पी को 72 रुपए देने हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना, उसने तो लॉन्ग टर्म लोन्स लिख दिए, तो एक कह रहा है 30 लेना है, तो दूसरा भी यही कह रहा होगा कि मैंने 30 ही देना है, लेकिन मामला कुछ ऐसा हो चुका है, अब ये 30 क्या है, ये क्या है जी, पेएबल टू पेरेंट, और बाकी का जो ये फिर क्या होगा, हाँ अदर लोन्स होंगे, अदर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एटसेट्रा, फ्रॉम बैंक्स एटसेट्रा, ठीक है ना। तो अब जब ये पता लग जाएगा, चलो बताते हैं इसको, फिलहाल तो 200 जमा, अच्छा देखो पेरेंट के भी अपने लोन आ रहे हैं, उसने भी कहीं बैंकों से लोन लिए हुए होंगे, उसमें ये नहीं कह रहा कि इसने कोई सब्सिडरी से लोन लिया हुआ है, सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है, सवाल में एक जगह बता दिया, ठीक है। तो वो हम कैंसिल करेंगे, 30 को कैंसिल करना है, बाकी किसी को नहीं करते होते कैंसिल, ठीक है ना। ये क्या आ गया जी, 200 जमा 72, लेकिन यहां पे आपको पता है हमें कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की जगह छोड़नी पड़ती है, उसके बाद एनसीआई की जगह छोड़नी पड़ती है, एनसीआई नहीं कहते, आय कहते हैं, आए बल्कि जी। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन था, पेरेंट की 200, सब्सिडरी की 72, इसमें फिर आप कैंसिलेशन जब देखेंगे करनी है तो। नेक्स्ट क्या है जी, करंट लायबिलिटीज 200 जमा 28, करंट लायबिलिटीज 200 जमा 28, तो 14 फिगर्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरी हैं। इसके भी नंबर होते हैं, पहुंच गए हमारे नंबर मुफ्त वाले। ठीक है, अभी तक कोई नई चीज़ नहीं आई, ये काम तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि चलो आप कहो जी वर्किंग 2 में SRE क्लोजिंग जा रहा है, तो चलो दूसरे दिन से तो कर ही रहे हैं ना। ठीक है, अब पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट में कहता है P एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन S ऑन 1 जुलाई 12, और हम इस वक्त खड़े हैं 30 जून 14 पे, तो कई साल पहले खरीदा हमने इसको। इसका मतलब ये 250 की जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं ये तो इस साल की क्लोजिंग है, तो जब खरीदी थी उस वक्त तो ये अर्निंग्स नहीं होंगी। उस वक्त क्या अर्निंग्स हैं, वो कहता है व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ S वर 104। बार बार एक ही काम हो रहा है, आप देख रहे हैं आज भी क्या, इस सवाल में भी क्या है, सुबह वाले सवाल में मैंने क्या करवाया है, गुडविल जो पहले की हुई थी आज 2 तरीकों से की। किस किस तरीके से, प्रोपोर्शनेट बेस पे रखे हैं, पार्शियल गुडविल आती है, फेयर वैल्यू पर रखे हैं NCI को तो फुल गुडविल आती है, एंट्रीज इंपेयरमेंट की अलग अलग हो जाती हैं। आज इस सवाल में वो रिपीट होगा, मतलब उनमें से कोई एक मेथड होगा, प्रोपोर्शनेट बेस भी हो सकता है और फेयर वैल्यू भी। NCI प्रोपोर्शनेट बेस पे हो तो गुडविल पार्शियल है, तो इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ CRE को चार्ज होता है, और अगर NCI फेयर वैल्यू पे आ जाए तो गुडविल फुल गुडविल, तो फिर दोनों को लॉस जाना है तो SRE को हिट करते हैं। यही कहा था ना, दूर नहीं है, लिखा हुआ है इधर, ये रिवीजन के लिए लिखा हुआ है। अगर NCI प्रोपोर्शनेट बेस पे और तो गुडविल जो निकलती है वो पार्शियल है, तो इंपेयरमेंट लॉस अगर आएगा तो वो सिर्फ CRE को हिट करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन 3 क्या था, सॉरी क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 मैंने क्या कहा, बाकी सब सेम, सिर्फ फेयर वैल्यू पर रखना है, प्रोपोर्शनेट बेस पर नहीं लिखना, फेयर वैल्यू पर रखना है NCI को। जब NCI फेयर वैल्यू पर आए तो फिर गुडविल कौन सी होती है, फुल गुडविल, तो इसमें फिर इंपेयरमेंट लॉस कहाँ चार्ज होता है, इंपेयरमेंट लॉस ये SRE को चार्ज होता है, क्योंकि दोनों को हिट करनी है ना, तो दोनों को जो हिट देनी हो ना तो SRE में डाल देते हैं, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, जो दोनों को नफा नुकसान जाना है ना उसकी हिट SRE को लगाते हैं, क्योंकि वहीं से तो बटना है सब कुछ। ठीक है, अब इनमें से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक सवाल में आया करेगी, कभी ये तो कभी ये। नया कौन सा किया आज, ये वाला ना, तो इस सवाल में ये वाला होगा, आगे फिर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी थी। ओके, चलें जी आगे, कहाँ थे हम, ये सवाल हम कर रहे थे। नई चीज़ तो अभी मैंने, नई चीज़ पे जाके एकदम हम स्पीड ब्रेकर लग जाएगा हमें, ठीक है ना, स्टॉपर लगे होंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ जी सॉरी, क्या है जी, 1 जुलाई पर हमने इसको एक्वायर किया है, जब रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी 140, तो मैं इसलिए ना ये रूटीन का काम तो फटाफट कर लें। तो प्री कितनी है जी 140 की, ये यहाँ से निकालो, ये तो एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगी 140, बाकी पोस्ट को बांट देंगे, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो फिर रुकेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है, अब ये ज़रा नई चीज़ है ना, सुबह वाली है, यहाँ तक कोई नई चीज़ नहीं थी, ये तो वो काम किया हमने आज तक जो कल, जो सुबह नहीं बल्कि उससे पहले करते आ रहे थे। ठीक है, अब जो सुबह काम किया वो आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि आज आपने घर जाके रिवाइज ही ना किया हुआ, मैं डबल क्लास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तसल्ली से 1 घंटा तकरीबन इस पर लगाऊंगा, और फिर एक मेरे, क्योंकि काम थोड़ा करवाना था, तो एक वो IFRS 16 का सवाल सगाही का पार्ट 2 रहता है, अगर टाइम बचा तो वो कर लेंगे, ज़हन में रखना, पेंडिंग है ना, चीज़ें पेंडिंग होती हैं ना, वो भी करनी होती हैं साथ साथ, इसमें ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते हम। P वैल्यूज NCI ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एट इट्स फेयर वैल्यू। पेरेंट जो है वो, पेरेंट का फैसला होता है NCI को प्रोपोर्शनेट शेयर पर रखना है या NCI को फेयर वैल्यू पर। अगर फेयर वैल्यू पर रखना हो तो उसकी फेयर वैल्यू मालूम कर लेते हैं इमरान खान के हिस्से की। अब ये अगेन ऑप्शन है, जैसे IAS 16 में था ना, कॉस्ट या रीवैल्यूएशन जो मर्जी करो, IAS 40 में था कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल जो मर्जी करो, IFRS 9 पढ़ा FETPL FETOCI जो मर्जी करो। ऐसे ही IFRS 3 और 10 जो कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, ये कहते हैं आप पेरेंट, आपकी मर्जी है, आपने NCI को, असल में ना NCI को प्रोपोर्शनेट बेस पे रखने की इजाज़त है स्टैंडर्ड की तरफ से, लेकिन मोतरजीन ने एतराज़ उठाया था। एतराज़ क्या उठाया था कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करते हैं ये लोग, और उसकी बात करके एसेट्स हो और लायबिलिटीज हो सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन गुडविल भी तो सारी होनी चाहिए, वो उन्होंने 75% की होती है। तो उनका एतराज़ दूर करने के लिए स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन ये दे दिया कि आप NCI को फेयर वैल्यू पर रखो, गुडविल भी सारे बिजनेस की आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये असल में चक्कर चला था,
लेकिन बहरहाल ये दोनों ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस हैं। पेरेंट की मर्जी होती है वो फेयर वैल्यू मॉडल इस पे एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मैयर करे या एनसीआई को प्रोपोर्शनेट बेस पे। सर कोई काम? अच्छा ठीक है, तो अब ये बात सवाल में वो बताया करेगा, अगर सवाल में नहीं बताएगा तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चला करेंगे जो पहले सिखाया था। नहीं बताएगा ना तो फिर वो फेयर वैल्यू वगैरह नहीं ना देगा। फेयर वैल्यू हम पेपर छोड़ के निकल तो नहीं जाएंगे मार्केट से उसकी फेयर वैल्यू मालूम करने, और वो भी 3 साल पहले खरीदी, 3 साल पहले की फेयर वैल्यू कहां से निकालेंगे हम सब्सिडरी के शेयर की? ठीक है, जिस दिन सब्सिडरी को हमने खरीदा, हमने तो खरीद लिया 75%, 340 रुपए पे करके हमने तो खरीद लिया 340 रुपए पे करके 80% को। जो इमरान खान का हिस्सा था उसकी वैल्यू कितनी है? तो उसके लिए इमरान खान की उस दिन की वैल्यू ही शेयर की आएगी ना, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन की हर चीज इस अकाउंट में पड़ी होती है। हबीबी को 340 रुपए हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पे दिए, इस दिन शेयर कैपिटल इतना, इस दिन रिटेंडर नहीं इतनी थी, इस दिन इमरान खान के शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? ओके, बात समझ आ रही है? तो ये जरा नई चीज थी ना सुबह वाली, तो इस पर ब्रेक लग गई हमारी, हम डिस्कशन कर रहे हैं। और तो बहरहाल पी वैल्यू करता है एनसीआई को एट फेयर वैल्यू, यानी कौन सा वाला सीन बनेगा? ये वाला सीन बनेगा। यहां पर एनसीआई किस पे आएगा? फेयर वैल्यू पर। ये इसीलिए बना लिया था जाते जाते। एनसीआई किस पे आएगा? तो गुडविल कौन सी होगी? फुल। तो इसका मतलब नुकसान अगर हुआ जो कि है तो दोनों को दुख पहुंचाना है, दोनों को दुख पहुंचाना है तो कहां फेंक दोगे? एसआरई में इंपेयरमेंट लॉस को। ये काम करना है हमने, और ये सुबह वाला काम रिपीट हो रहा है। अभी तक भी इस क्लास का नया काम इसके बाद है, जहां तक कोई मसला कर लें, ये काम इजाजत है। अच्छा, अब लॉजिकली ये सवाल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें उसने क्या बताया? एस की शेयर प्राइस वॉज 170 पर शेयर ऑन, हमने इमरान खान के एक शेयर की वैल्यू निकाली 170। पिछले सवाल में क्या था? उसने टोटल फेयर वैल्यू निकाली हुई थी, वो फिर समझ नहीं आती थी। ये ज्यादा लॉजिकली समझ आने वाली बात है कि जिस दिन हम खरीदने गए उस दिन हमने तो 80% को 340 में खरीदा। अच्छा, अब ये ना करना कि पर शेयर वैल्यू निकालने बैठ जाओ। दिल में आ रही होगी हमने 340 रुपए के खरीदे हैं 2 मिलियन शेयर्स। कितना बनता है वैसे बाय द है? 170। ओह सुभान अल्लाह, ये सचमुच ऐसे ही है? चलो ये इत्तफाक है, ये सेम नहीं भी हो सकता। क्या मतलब? मैं 2 मिलियन शेयर खरीदने गया हूं, हो सकता है मुझे हबीबी 180 का एक शेयर दे। मैं कहूं यार हबीबी मार्केट में तो ये 170-75 का शेयर है। वो कहे भाईजान वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, इमरान खान नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, हम तुम्हें कंट्रोल दे रहे हैं, तुम्हारी हाँ में हाँ, तुम्हारी ना में ना, सब्सिडरी बनने जा रही है तुम्हारे फैसले चलेंगे। तो कंट्रोल के तो अपने पैसे होते हैं, तो ये आगे जाके कभी 2-3-4 दिन बाद जाके हो सकता है ये बराबर ना भी हो, इससे परेशान नहीं हो जाना, लेकिन फिलहाल तो बराबर है, शुक्र है। ठीक है जी, सही है, ये बात समझ आती है? क्या कह रहा है वो? एक शेयर सब्सिडरी का, असल में टोटल शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के? टोटल शेयर्स कितने हैं? 2 इसमें से 2 मिलियन ये पेरेंट के पास है, ठीक है जी, और इसमें से 0.5 मिलियन ये किसके हैं? ये इमरान खान के हैं, ठीक है जी। अब इन शेयर्स की हमें फेयर वैल्यू चाहिए, ठीक है, कितने हैं जी? 0.5 मिलियन है इमरान खान के पास, तो 0.5 मिलियन शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ₹170 से, आंसर क्या आता है? 85 मिलियन। 85 मिलियन क्या आ गया जी? ये क्या है? ये फेयर वैल्यू है एनसीआई की। एनसीआई इमरान खान नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसके शेयर्स कितने थे? 0.5, हर शेयर कितने का था? 170 रुपये का। तो फिर फेयर वैल्यू एनसीआई की कितनी आ गई? 85 मिलियन। कोई मसला? ये सवाल में लॉजिकल तो ऐसे तो नहीं बनाना, हमने तो ऐसे करना है, हमने कहना है जी डिब्बा लगाते हैं वैसे ही ज़रा, ताकि रिवाइज होता रहे। डिब्बा लगेगा, जो आंसर आएगा क्या आता है वैसे? ये 390 क्या है? ये नेट एसेट्स है या इक्विटी कह लें, इक्विटी या नेट एसेट्स कह लें सब्सिडरी के। अगर सवाल में उसने कह दिया कि हम इसे प्रोपोर्शनेट शेयर पर एनसीआई को रखते हैं, या चुप रहा, तो हम 390 को 20% लगाएंगे और एनसीआई का शेयर अलग कर लेंगे, लेकिन गुडविल पार्शल होगी। लेकिन अगर सवाल में वो कह दे हमने एनसीआई को रखना है एट फेयर वैल्यू, तो फिर इस 390 पे 20% नहीं लगाना, बल्कि हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी इमरान खान के शेयर्स हैं 0.5 मिलियन
इनटू हर एक शेयर है 170 का, टोटल क्या बना 85। तो ये 85 फौरन इधर से डेबिट करके एनसीआई को क्रेडिट कर दो। लेकिन यहां पर जो एनसीआई है वो अब किस पे आ गई है, किस पे आई है, फेयर वैल्यू पर। एनसीआई किस पे नजर आ रही है जी, फेयर वैल्यू पर। तो अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पर हो तो गुडविल क्या होगी, फुल। और गुडविल जो फुल होगी, अगर उसमें खुदा ना खास्ता इंपेयरमेंट आ गई तो उसका नुकसान दोनों बर्दाश्त करेंगे। तो दोनों ने जो बर्दाश्त करना हो वो एसआरई में हिट करते हैं। बार बार सुबह वाली बात ही हो रही है, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं करवाया। ओके सही है। हाँ जी, गुडविल तो निकाल दो 30। तो गुडविल आ गई, बैलेंसिंग गुडविल आ गई जनाब 35 की। और ये गुडविल कौन सी गुडविल है, फुल। क्यों, ये रेड वाले पे गौर कर रहे हैं ना, फुल क्यों, क्योंकि एनसीआई किस पे है, फेयर वैल्यू पर। और अगर एनसीआई आए प्रोपोर्शनेट बेसिस पर तो जी रेगुलर वाले बच्चों को कोई मसला, नूरुल्लाह आपको कोई मसला, इसको मसला इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या मसला है पूछ लो बेटा। क्योंकि शेयर कैपिटल सब्सिडरी का टोटल उसकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है रुपीज 250 मिलियन। इधर देखो 250 मिलियन शेयर कैपिटल है, हर शेयर 100 रुपए का है। तो टोटल शेयर्स एस के कितने निकाले थे, 2.5 मिलियन। इधर देख लेना, यहां पे भी तो वही हुआ पड़ा है, सवाल ही सामने। टोटल शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल छुट्टी वालों का अंजाम, टोटल शेयर कैपिटल कितना है 250 मिलियन। हर शेयर कितने रुपए का है, ये इसकी फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू ही होती है। तो 250 को 10 से डिवाइड किया तो हमें पता लगा एस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2.5 मिलियन, जिसमें से 2 मिलियन तो हमने खरीदे हैं, पेरेंट ने खरीदे हुए हैं। तो बाकी फिर 0.5 किसके हैं, इमरान खान के। और उसने कहा इमरान खान का डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमने तो 2 मिलियन के 240 पे करके खरीद लिए, ये 2 मिलियन शेयर। जो बाकी के हैं वो इमरान खान के पास है, उनकी फेयर वैल्यू सवाल ने बता दी कितनी है 170 पर शेयर। तो 0.7 मिलियन इंटू 170 किया तो ये इमरान खान के हिस्से की फेयर वैल्यू आ गई, जो हमारे सुबह वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कितनी 12 मिलियन गिवन थी, 11 थी। अच्छा गुडविल 12 आई थी। घट्टा देखा, कच्चा करा दिया ना तुम लोगों ने। ये देखो 11,000 जो उसने खुद निकाल कर दी थी ना, ये हमने अब निकाली है। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए इमरान खान के और उसको फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसका हमारे पास शेयर कैपिटल आ गया। जी को मसला, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। हाजमा सही जा रहा है। गुडविल कौन सी आ गई, फुल। डबल एंट्री फौरन किया करो, भूल ना जाए कहीं। तो गुडविल, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए ब्रैकेट में आई कितनी 35, पर ये हमने उसे बता दिया एग्जामिनर को वर्किंग 1 से ये निकल आई है। अब ये फुल गुडविल ठीक है। पूछ लो क्या पूछना है ताकि मैं आगे पढ़ाऊं। आ जाओ इधर आ जाओ, सबसे आगे आ जाओ। पहले तो 10-12 बच्चे आए, मतलब हद होगी कसम से। सब कह के गए थे 4 का तो मसला था, 4 से 5 का। तुम्हारा क्या मसला था, 3:30 बजे, 3:30 तक इंशाल्लाह हम ये काम पूरा कर लेंगे कंसोलिडेशन का। उसके बाद 15 मिनट में मैं वो सवाल कराऊंगा जिसका मैं पार्ट ही अलग बना दूंगा आपके लिए, बल्कि ये वैसे ही अपलोड होना है, सिर्फ वही देख लो। ये इंशाल्लाह पहले ये हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अगली एडजस्टमेंट भी आपको आती है जी। क्या कहता है, एन इम्पेयरमेंट टेस्ट हैज इंडिकेटेड दैट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन 30 जून 14 वॉज 15। तो थोड़ी सी उसने फनकारी लगाई सवाल में, उसने डायरेक्ट इम्पेयरमेंट लॉस की परसेंटेज नहीं दिया, अमाउंट नहीं दी, बल्कि क्या कह दिया, रिकवरेबल अमाउंट। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं हम, ये उसकी वर्किंग कर लेते हैं ना, ठीक है जी। तो बुक वैल्यू कितनी है गुडविल की, बुक वैल्यू कितनी है 35 वो, ठीक है। और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है
15, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 20 का। ओहो, अब इस 20 के इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री करते हैं, पहले उसी तरह से करते हैं। इस 20 के इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री हो गई, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और गुडविल क्रेडिट, कितने से? 20 से। ये एंट्री करने के बाद हमें एकदम ख्याल आया, इम्पेयरमेंट लॉस तो एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस और इनकम्स तो जाते हैं पीएनएल में, और हम तो पीएनएल बना नहीं रहे, तो मजबूरी में क्या करें, इनकम एक्सपेंस का इम्पैक्ट किसको डाल दें? रिटेन्ड अर्निंग्स को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ले लिया कि जी इसका इम्पैक्ट जाएगा कहाँ पर? रिटेन्ड अर्निंग्स में। कहाँ जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में। नज़र ही ना आए, घर पे ज़्यादा बच्चों ने देखना, खैर नज़र तो आ ही जाता है कैमरे में, यहाँ ना आए तो। अगली बात, अब गुडविल पार्शल होगी तो ये नुकसान सिर्फ पेरेंट का, तो सी की रिटेन्ड अर्निंग्स हिट करनी है। और अगर गुडविल पूरे बिजनेस की है तो नुकसान भी दोनों बर्दाश्त करें। अब दोनों को अलग अलग नुकसान भेजने की बजाय मैंने कहा था उस अकाउंट को हिट करेंगे जहां से फिगर्स ने जाना है दोनों अकाउंट्स में, और वो है एसआरई। तो यहां पर हमने एस रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करना है, एस रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और गुडविल क्रेडिट। ये जी 20 रुपए की एंट्री, तो एंट्री करवाओ। एसआरई डेबिट कितने से? 20 से, और गुडविल क्रेडिट 20 से। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स ब्लू कलर से कर रहे हैं हम। ठीक है जी, इम्पेयरमेंट लॉस तो यही अभी करके दिखाया था कि अगर गुडविल, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो, गुडविल फुल होगी तो एसआरई को डेबिट मारना है, और अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे हो, गुडविल पार्शल होगी तो ये इम्पेयरमेंट लॉस फिर सीआरई में आता है। अभी तस्वीर भी दिखाई थी आपको। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ये सुबह वाला सवाल खत्म हो गया, ये मैंने रिवीजन करवाई है जी। बोले 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 बोले। बेटा ये भी 30 जून को, क्या बोला? 30 जून, यकम जुलाई 12 एक्वायर है, ये भी यकम जुलाई 12 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 है, और ये गुडविल भी यकम जुलाई 12 पर आई थी, जो एज ऑन दिस डेट कितने रुपए से इंपेयर हो गई है। असल में ना ये बात वैसे 2-3 दिन बाद पूछनी चाहिए थी, अभी तो बहुत बचपन है, लेकिन चलो आपके जहनों में ये आ सकता है, बल्कि अभी ना ही आए, ठीक है चलने दो। ठीक है, बहरहाल इतनी सी बात अभी सिर्फ बता दूं कि हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चूंकि हर साल कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं, हमारा सवाल ही ऐसा होता है, इसीलिए ये गुडविल हर साल निकालते हैं हम। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें दे दे पर्चे में तो उसमें तो गुडविल पड़ी होगी, तो वो तो आगे यूज कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई हैं, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जब कंसोलिडेशन किया है तो ये गुडविल वाला काम हमें दोबारा करना पड़ा। लेकिन ये वाले अकाउंट मैंने कहा था हर चीज डेट ऑफ, ये आप उस दिन छुट्टी पे थे, हमने इस अकाउंट के अंदर हर चीज कौन सी लेनी होती है, एक्विजिशन डेट वाली, और उसी दिन ये गुडविल आई थी, और ये गुडविल 3 साल बाद इतनी इंपेयर होकर इस वक्त 15 की भी रह गई है। ठीक है, तो ये गुडविल उल्टा इंपेयर हुई, इसी वजह से तो हुई है वक्त गुजरने के साथ साथ। बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू क्या है, गुडविल कितनी थी बेटा? बुक वैल्यू का मतलब ये है किताबों में कितने में पड़ी है, 35 की आई थी ना, बस ये पड़ी है, ये 35 ही है, इसमें कोई साइंस नहीं। बुक वैल्यू कुछ और लिख लो, आप गुडविल लिख लो, कैरिंग अमाउंट लिख लो। रिकवर सवाल ने उसने दी है 30 जून 2014 की। ठीक है, तो ये गुडविल है ना, ये को हर साल कोई इंपेयर अमोर्टाइज थोड़ी होती, कम होती गई होगी, ये तो जितनी इतनी रहनी है। हर साल इंपेयरमेंट ऐसे गुजारते रहे होंगे, कोई नहीं आई होगी इंपेयरमेंट, होती तो बताता, ऐसे सवाल आएंगे आगे। वो कहेगा 3 साल पहले खरीदा था, पहले साल में कुछ नहीं हुआ, दूसरे में 10 रुपये, तीसरे में 5 रुपये, चौथे में इतना इंपेयरमेंट, अलग अलग बताएगा तो अलग अलग करेंगे। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, अगर कभी पहले ऐसा होता तो इंपेयर हो चुकी होती, नहीं बताया उसने। तो ये क्या है, बुक वैल्यू, ये यकम जुलाई 12 पर इतनी गुडविल आई थी, ये 30 जून 13 पे भी इतनी थी, कोई मसला नहीं। लेकिन 30 14 पे आए तो हमने कहा क्योंकि गुडविल क्या है, गुडविल क्या है, अमोर्टाइज होने वाला इंटेंजिबल नहीं है, इसके लिए रूल क्या है, हर साल इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। अब हमने यकम जुलाई 12 को इसको खरीदा, 35 की गुडविल आई, 30 जून 13 पर इसको टेस्ट से गुजारा होगा, इंपेयरमेंट नहीं होगी। लेकिन 30 जून 14 पे जब आए
तो टेस्ट से गुजारा तो पता लगा रिकवरेबल अमाउंट 15 है, बुक वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई, गुडविल इम्पेयर हो गई है, तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं। फेयर वैल्यू गेन नहीं आता इसमें, हाँ फिलहाल इसको छोड़ो। हाँ यहाँ पर हम सस्ता खरीद लें अगर महंगी चीज़ को, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आएगा, कल नहीं तो परसों। क्या मतलब हम 100 वाली चीज़ 80 में ले आएंगे, हम डाढ़े हो जाएंगे, तो उसको नेगेटिव गुडविल कहते हैं। हाँ, लेकिन ये गुडविल इधर ही रहेगी, क्योंकि 35 की गुडविल आई थी ना, उसके बाद तो फिर ये सब्सिडरी आपकी हो गई है, उसके बाद जो नाम बढ़ रहा है वो फिर इंटरनली जनरेटेड तो रिकॉर्ड नहीं करनी होती ना, ये तो बस परचेज गुडविल थी, इसलिए IFRS 3 और 10 ने रिकॉर्ड करवा दी। एस की अपनी किताब, मैंने सो बताया ना, एस की अपनी किताब में कोई गुडविल नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका अपना नाम था इंटरनली जनरेटेड, लेकिन जब हमने इसको एक्वायर किया इस दिन, तो ये परचेज्ड गुडविल बन गई। कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसोलिडेशन कब की? जब हमने उसको एक्वायर किया, तो एक्वायर करने के बाद ये गुडविल जो है ये ग्रुप के हिसाब से परचेज गुडविल है। समझ लो, कोई मसला नहीं, आराम से, क्योंकि अगला पॉइंट नहीं है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, किसी किस्म का मसला है तो पूछ लो, यहां तक अभी रिवीजन चली थी, देख लो देख लो। जी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत है। जाहिर है आपने घर वाला सवाल नहीं ना किया हुआ आज, जब घर वाला सवाल कर लेते हैं तो आपका लेवल और, आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, डबल हो गया, ज़रा माजरत, ठीक है। पाइन कौन वाइब्रेशन पे लग गया है? एडजस्टमेंट को छोड़े, ज़रा एडजस्टमेंट की बेस बनाएं पहले। अब आप छोड़े कौन से पेज पे है, फिर बाद में बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये मिटा के करवाना है ना। ज़रा कहता है 6 पे है, बदतमीज़ आदमी हो। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, वैसे तो समझ ही नहीं आनी फिर। अच्छा जी, देखें जी, कहते हैं ये सब्सिडरी ने परचेज की हैं गुड्स कॉस्टिंग 10 रुपये एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 12। सब्सिडरी ने बाहर से चीज़ें खरीदी हैं 10 की, आउटसाइड वर्ल्ड से कितने की चीज़ें खरीदी, और इनको पेरेंट को बेच दिया कितने का। पेरेंट सोल्ड द गुड्स इन द सेम ईयर फॉर, पेरेंट ने भी इसको आगे बेच दिया कितने का, 15 का। अब ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ये जिस तरह से स्टेप्स बना रहा हूँ ऐसे ही देख रहे, इसलिए मैंने मिटाया, वरना तो डाटा सारा लिखा हुआ था ये सारा। देखो, सब्सिडरी की परचेज में क्या आना है, तो सब्सिडरी ने 10 रुपये का खरीदा ना, ये 10, और ये इसने आगे बेचा पेरेंट को, तो सब्सिडरी की सेल में क्या आएगा, जितने का बेचा उसने पेरेंट को 12। सब्सिडरी का कोई स्टॉक ओपनिंग में नहीं था, कोई क्लोजिंग में भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ गई 10, और प्रॉफिट 2 रुपये का। समझ में आती है बात? अच्छा, अब सब्सिडरी ने ये जो सेल की, ये पेरेंट के लिए क्या बन गई, परचेज। कितना, 15 नहीं 12, जितने का उसने बेचा वही तो इसके लिए परचेज प्राइस थी 12, और सब्सिडरी ने आगे इसको, पेरेंट ने आगे इसको कितने का बेच लिया, आउटसाइड वर्ल्ड को 15 का। लॉजिकल सीक्वेंस देखना ज़रा ज़रूरी है, ठीक है। सब्सिडरी ने 10 रुपये का स्टॉक खरीदा बाहर से, इसकी परचेज, 12 का इसने पेरेंट को बेच दिया, तो इसकी सेल बन गई, 12 की इसकी परचेज बन गई। पेरेंट ने ये वाला स्टॉक 15 का आगे बेच दिया, ठीक है।
स्टॉक के बारे में खामोश है। वो कह रहे हैं ना बस सब्सिडरी ने जो गुड्स खरीदी, समझो ये एक कैलकुलेटर था जो सब्सिडरी ने 10 का खरीदा, 12 का पेरेंट को बेचा, और 12 का पेरेंट ने वो कैलकुलेटर अब्दुल्ला भाई को 15 का बेच दिया आउटसाइड वर्ल्ड को। ठीक है, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल 12 और प्रॉफिट 3 आ गया। और अगर ग्रुप का प्रॉफिट देखें तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 5 रुपये। ठीक है, अब मुझे बताइए, जब हम एज अ होल एक इकोनॉमिक यूनिट की बात करें तो वो ये बोलो, ये इकोनॉमिक यूनिट है, क्योंकि अब्दुल्ला तो आउटसाइड द ग्रुप है। अब्दुल्ला तो ये है हमारा ग्रुप। बाहर से जो चीज़ खरीदी थी वो 10 की खरीदी थी और बाहर ही बिक गई 15 की। तो कितना प्रॉफिट बनता था कमाना और कितना कमा चुके, तो कोई मसला नहीं है। अब आपस की सेल में हमें कोई मसला नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने 10 की चीज़ बाहर से ख़रीदी, 15 की बाहर बेच दी, तो 5 का टोटल प्रॉफिट बनता था, 5 का ही रिकॉर्ड किया हुआ है। कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। सारा प्रॉफिट बाहर की दुनिया में बेचकर रियलाइज हो गया। बस कोई 5 इसके, 3 इसके पास पड़ा है, 2 इसके पास पड़ा है। इस सिचुएशन की समझ आती है? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या कह रहा है वो? कुछ नहीं कह रहा, ऊपर कुछ नहीं लिखा हो। चलो ठीक है, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। इसमें कोई मसला है तो बताएं। अगर पेरेंट ने, अगर सब्सिडरी ने चीज़ें भेजी पेरेंट को, अच्छा ये दोनों तरफ हुआ करेगा, ये नहीं कि सिर्फ सब्सिडरी ने बेचनी है इसको, लेकिन सीखेगी एंड से रहे, ठीक है ना। अगर पेरेंट ने चीज़ें, सब्सिडरी ने चीज़ें भेजी पेरेंट को, ठीक है जी, और वो चीज़ें जो हैं सारी की सारी पेरेंट ने आगे दुनिया को बेच दी, तो मसला कोई नहीं रह जाता, क्योंकि बाहर से चीज़ खरीदी थी 10 की, बाहर बेच दी 15 की, तो 5 का प्रॉफिट हमने बाहर की दुनिया से कमा लिया। ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिट अनरियलाइज्ड यूँ नहीं कह सकते हम इन्होंने आपस का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। आपस का क्या मतलब? आपस बांट के रिकॉर्ड कर लिया। अब आपस का नहीं है। आपस का तो वो है कि अगर बाहर ना बिकी होती तो वो अगले सिचुएशन में आता है। फिलहाल ये क्या है जी, क्या सिचुएशन है जी? जितनी चीज़ें खरीदी थी वो सारी की सारी आगे बिक भी गई। एस ने खरीदी थी बाहर से, 12 की बेची पेरेंट को, पेरेंट ने भी सारी बेच दी, यानी कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं पड़ा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलें अगले केस पे। आप ना देखिएगा उसको, क्योंकि बहरहाल आपको ये काम सब करके दिखाना ही है। मैंने ज़रा लॉजिकली तरतीब से समझ नहीं आएगी फिर, ठीक है। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन 2, सब्सिडरी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 10, वही वाली कहानी है, एंड सोल्ड टू पेरेंट फॉर 15। अब देखो लॉजिकल सीक्वेंस ज़रा बनता है ना, ये फ़ायदा देगा अगले सवालों में, ठीक है। सब्सिडरी ने 10 की चीज़ खरीदी बाहर दुनिया से, ठीक है, बोलो कितने का बेच दिया उसको, तो सब्सिडरी की सेल कितनी हो गई? 12। ये 12 क्या बन गया? पेरेंट की परचेज। स्टॉक के बारे में उसने कहा बस ये जो था ये इसने बेच दिया, आगे फारिग हो गया ये, ठीक है। और ये प्रॉफिट कितना आ गया इसका? 2 रुपये का। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, अब पेरेंट देखते हैं उसने क्या किया। कहता है जी, पेरेंट डिड नॉट सोल्ड द गुड्स, पेरेंट डिड नॉट सोल्ड द गुड्स टिल ईयर एंड। मतलब ओपनिंग तो स्टॉक कोई नहीं था, लेकिन क्लोजिंग में सारे का सारा क्या है? स्टॉक में पड़ा है। यानी कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई? पेरेंट ने क्या सेल किया? 0। कॉस्ट ऑफ सेल भी क्या है? 0। तो इसका मतलब प्रॉफिट भी कितना आया? 0। अच्छा, तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2। अब मुझे बताओ, क्या ये कहानी वैसी अगर बनाएं तो एस ने 10 का खरीदा था ना बाहर से, ऐसे ही है। इसने बेचा था 12 का पेरेंट को, और पेरेंट ने आगे अभी तक नहीं बेचा। अब अगर एज अ होल ग्रुप की बात करें तो क्या ये
12 का जो एस ने 10 का ख़रीद के 12 का जो बेचा है और जो 2 रुपये का गेन कमाया है, क्या ये रियलाइज्ड है? रियलाइज का मतलब है बाहर की दुनिया से आपको ये आ जाए। ये तो आपस में चीज़ें बेच बेच के आपस में सेल बुक कर रहे हैं। अब बात समझ आई है? इसमें हमने क्यों नहीं एतराज़ किया? इस केस में इसलिए एतराज़ नहीं किया कि 5 का प्रॉफिट बुक होना चाहिए, इस पर कोई एतराज़ है? 10 की चीज़ बाहर की दुनिया से खरीद के बाहर की दुनिया को 15 की बेचें तो 5 का प्रॉफिट, ये आपस का प्रॉफिट है क्या? बोलो, ये आपस का प्रॉफिट नहीं है, ये असल प्रॉफिट है जो बिल्कुल हमने अर्न कर लिया है। ये कोई नहीं हम ये कह रहे हैं आपस में हम चीज़ें बेच के दूसरे से प्रॉफिट कमा रहे हैं, नहीं। अनसोल्ड पे मसला होता है, ये तो सेल हो गया। जितना प्रॉफिट बनता था 5 का, वो 5 का ही प्रॉफिट रिकॉर्डेड है, बस वो थोड़ा उन्होंने तोड़ के रिकॉर्ड किया हुआ, बाकी तो 5 का रिकॉर्डेड है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मसला क्या आया? मसला ये आया कि सब्सिडरी ने चीज़ें खरीदी 10 की, पेरेंट को 12 की बेची, आगे बिकी नहीं। अब 2 रुपए का प्रॉफिट कौन रिकॉर्ड किए बैठा है? सब्सिडरी। क्या ये आपस का प्रॉफिट नहीं है? बोलो, क्या ये आपस का प्रॉफिट नहीं है? आपस का ही है। ये एस ने प्रॉफिट कहां से कमाया? पेरेंट को चीजें बेचकर। अब जब अकेले अकेले तो ठीक है काम चल रहा था, लेकिन जब एज अ होल एक इकोनॉमिक यूनिट बन गए तो ये क्या प्रॉफिट कमा लिया है हमने। हम कंसोलिडेशन के अंदर करते ही क्या है? हम कहते हैं तुम एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट हो, तुम दोनों अलग अलग नहीं हो, तुम एक हो। जब तुम एक हो तो ये तो रियलाइज प्रॉफिट था, जितना बनता था तुमने उतना ही कमाया है, ठीक है। लेकिन जब तुम एक हो तो ये प्रॉफिट अभी तुमने कमाया नहीं है, हालांकि शायद एस ने कमा लिया था, अभी पी ने आगे नहीं बेचा था बाहर की दुनिया को। तो ये दो क्योंकि इस डिब्बे के अंदर आ गया, जब हम कंसोलिडेशन करने लगे तो ये आपस का प्रॉफिट बन गया, ये अभी आउटसाइड वर्ल्ड से रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको एतराज किस पे है? इस 2 रुपए के प्रॉफिट पे। डन, ठीक है। अब इस 2 रुपए के प्रॉफिट को रिवर्स करना है। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट गेन रिवर्स करना हो, मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स ही हैं, ठीक है। तो मैं रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या करूंगा अगर ये प्रॉफिट मैंने कम करना है तो? डेबिट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? डेबिट। अच्छा, ये तो हो गया काम, ठीक। ये किसको मसला था, किस में मसला था आपको? इस 2 में जो एस ने रिकॉर्ड किया था। लेकिन इसके साथ ही एक और मसला भी है, जरा गौर से देखो तो। वो मैं बाद में बताता हूं, पहले मैं ये कह रहा हूं एस ने प्रॉफिट बुक किया था 2, आपने रिटेन अर्निंग्स को हिट कर दिया। चलो ठीक है, लिख लो, जिसने प्रॉफिट बुक किया था उसी की रिटेन अर्निंग होगी ना। ये अभी दोनों तरफ होगा, कभी कभी पी भी चीजें बेचेगा, अगर पी चीजें बेचेगा तो प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया होगा? अगर पेरेंट ने चीजें बेची होंगी तो प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया होगा? वो उलट बात होगी ना, इसके ऑपोजिट, बिल्कुल ठीक है। तो पेरेंट का प्रॉफिट रिवर्स कर रहा होगा तो सीआरई, लेकिन फिलहाल तो किसने चीजें बेची हैं? एस ने प्रॉफिट बुक किया था, हमने कहा ये तो रियलाइज ही नहीं है, जब तुम एक बन जाओ तो ये सही नहीं है, इसको रिवर्स करो, तो आपने कहा एसआरई को डेबिट कर दे, ये तो हो गया ठीक। एक और भी एतराज आपको होना चाहिए, फिर अगर आपको इस 2 पे एतराज है तो एक और भी एतराज होना चाहिए आपको। अगर इस 2 पे एतराज है, एक और चीज पे भी एतराज होना चाहिए। किस पे? पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल पे। नहीं, ठीक है, नहीं बिकी तो कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं। अगर ये 2 पे एतराज है तो ये 2 क्या है? 10 वाली चीज 12 की बेची गई, यानी बाहर से 10 की खरीदी थी, 12 की बेची गई, यानी कि ये स्टॉक जो है ये 10 का होता अगर अनसोल्ड था इस ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चूंकि उसने 2 रुपए लोड करके भेजा तो ये स्टॉक यहां पर कितने पे नजर आ रहा है? 12 पे। हालांकि अगर ये एज अ होल एक इकोनॉमिक यूनिट है और हम कह रहे हैं कि ये अनसोल्ड स्टॉक है जो अभी बिका नहीं है बाहर की दुनिया को, तो फिर स्टॉक तो कॉस्ट पे होना चाहिए। क्या ये कॉस्ट है हमारी? नहीं, हमारे ग्रुप की कॉस्ट तो 10 रुपए थी, ये 2 रुपए प्रॉफिट इसमें ऐड हुआ पड़ा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो स्टॉक को क्या कर दोगे आप? क्रेडिट। कितने से जी? ये जनाब एडजस्टमेंट है स्टॉक की, बस यही एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, बस पी और एस दोनों भेज देंगे, अलग अलग बात हो जाएगी। तो ये नीचे पढ़ो आप, इनलिस्टेशन 1 सब्सिडी, ये पढ़ लेना, ठीक है। बात यही है, चलो पढ़ लो। इनलिस्टेशन 1 सब्सिडरी परचेज गुड्स ऑफ 10 एंड पेरेंट सोल्ड गुड्स फॉर 15, ओवरऑल ग्रुप अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5, ओवरऑल ग्रुप अर्नड प्रॉफिट ऑफ 5 विच कैन बी क्रॉस चेक थ्रू एंडिंग जीपी ऑफ बोथ। देखा हमने, ठीक है। So in illustration 1 the group has correctly recorded a profit of 5, so no adjustment is required. लेकिन illustration 2 में क्या हुआ?
subsidiary purchased goods of 10 and parent did not sold the goods. The subsidiary made a profit of 2 million which is an unrealized profit and needs to be reversed. तो प्रॉफिट आपने रिवर्स किया एसआरई को डेबिट करके, तो दूसरी बात भी गलत है ना, स्टॉक भी महंगा हुआ पड़ा है, स्टॉक तो 10 रुपए का हमें पड़ा था, अगर ये अनसोल्ड है स्टॉक है और ग्रुप के तौर पे अभी स्टॉक ही है तो फिर ये 10 में होना चाहिए। तो फिर डबल एंट्री क्या बनेगी इस एडजस्टमेंट की, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अब यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है कि जिसने बेचा होगा उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स रीड करनी है। अगर सवाल में बताएगा जाहिर सी बात है, अगर एस ने बेचा होगा तो एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, और अगर पी ने बेचा होगा तो सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। ये इतनी सी एडजस्टमेंट है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन पता है अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि पेपर में वो, ये अब 3 सिचुएशंस बनी ना। पहली सिचुएशन, एस ने जो गुड्स भेजी थी, एस ने जो गुड्स भेजी थी, ठीक है जी, वो गुड्स थी 1 2 3 आइटम्स, और जब ये पहुंची तो पी के स्टॉक में ये पहुंच गई। अब पी के पास, ये पी है, ठीक है, अब पी के पास ये क्या है जी, ये इसका स्टोर है या स्टॉक है, और पी के स्टॉक में कुछ भी नहीं पड़ा। पी के स्टॉक में देना शुरू कर दें उस साइड से, पी के स्टॉक में मैंने पूछा नहीं, जरा पॉज करें। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी इलस्ट्रेशन 1 थी, इलस्ट्रेशन 1, ठीक है जी, एस ने चीज़ें भेजी थी, पी ने सारी ही आगे बेच दी, नो प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन 2 आई, उसमें क्या हुआ जी, एस ने चीज़ें भेजी थी, ऐसे कर लेते हैं, एस ने चीज़ें भेजी थी, ठीक है, और सारी की सारी पड़ी हुई हैं, तो ये दोबारा बना लें। स्टॉक में सारा पड़ा हुआ स्टॉक, बेच ही नहीं पाया आगे, पेरेंट नकमा बेच ही नहीं पाया, तो यहां पे कुछ नहीं किया हमने, मसले ही कोई नहीं था। यहां पर हमने क्या कहा, एस तुमने ये जो चीज़ें बेची हैं, ये चीज़ों पे तुमने जो प्रॉफिट कमाया है वो अभी बाहर की दुनिया से रियलाइज्ड नहीं है, तो उसको प्रॉफिट रिवर्स किया। इसके पास चूंकि ये स्टॉक पड़ा है तो उसमें जितना प्रॉफिट लोडेड था उसे अनलोड कर दिया, प्रॉफिट उतार दिया उसमें से और उसको कॉस्ट पे ले आए, ठीक है। तीसरा सिनेरियो वो जो पेपर में आता है, 2 सिनेरियो वो थे जो पेपर में नहीं आपको समझाने के लिए थे। तीसरा सिनेरियो वो जो नॉर्मली एग्जाम में आता है, ठीक है, नॉर्मली एग्जाम में, वैसे वो भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम टाइप क्या है, एग्जाम टाइप क्या है, एग्जाम टाइप ये है जो कहता है जी एस ने चीज़ें भेजी पेरेंट को और पेरेंट के पास सिर्फ नीली वाली चीज़ बची है, बाकी 2, ये 3 चीज़ें बेची थी, तीनों बिक गई। केस 1, पी एस ने 3 बेची थी, भेजी थी, तीनों बिक गई, कुछ ना करो। 2, एस ने जितनी भेजी थी सारी पड़ी हैं, तो सारी की सारी पर जो प्रॉफिट है वो रिवर्स होगा, और स्टॉक सारा पड़ा है उसको भी आप कम करोगे, कॉस्ट पे लाओगे, यानी प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी। एस ने, हमारी एग्जांपल में एस ने बेचा है ना, तो एस रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट स्टॉक क्रेडिट। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है, नॉर्मली वो यूं कहता है कि सोल्ड 3 आइटम्स, ठीक है, और उनमें से अनसोल्ड 1 है। अब हमें जो प्रॉफिट चाहिए, हमें एतराज किस पे होना है, जो 2 बिक गई उन पे, या जो एक अनबिक्ड है उस पे। जो 2 बिक गई उन पे कोई एतराज नहीं होता, जो एक अनबिक्ड होती है उस पे एतराज होता है। तो अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालेंगे हम, ठीक है जी, और उसकी एंट्री करेंगे एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। और अगर यही बेचने वाली चीज पी ने बेची होंगी तो फिर सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ठीक है जी। ये है जी, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है देखा जाए कंसोलिडेशन की। कोई सवाल कंसोलिडेशन का आपको इसके बगैर नहीं मिलेगा, और ये बस इतनी सी ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। साथ ही एक और रिवीजन भी करते चले जाएं, भूल गए होंगे हम, मार्कअप मार्जिन कुछ याद है?
नहीं जान छड़ रहा मार्कअप मार्जिन, ठीक है। वी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 400, markup on cost is 25%। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट प्रॉफिट। ज़रा ट्राई तो करें, आपको आता जो है ज़रा ट्राई तो करें, याद जो है आपको। मैंने कहा ज़रा ये भी साथ ही हो जाए, पिक्चर एक ही बन जाएगी, ज़रा आपकी रिवीजन भी हो जाए। जी हम बचपन में ये कहा करते थे कि प्रॉफिट की परसेंटेज जिसके साथ लिंक्ड है उसे 100 ले लो और इक्वेशन बनाओ। तो C प्लस P इज इक्वल टू S, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये हमारी इक्वेशन होती थी। तो अगर 100 अगर प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट के साथ लिंक्ड है तो 100 कॉस्ट को लिया, प्रॉफिट 25% तो 120, ठीक है। अब कंप्यूट क्या करना है, प्रॉफिट। हम कहते थे जी 400 गिवन अमाउंट जो है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, सोल्ड फॉर 400, सोल्ड फॉर, तो ये कितना है 125, हमें क्या चाहिए 25, तो आंसर क्या आता है 80। तो 80 क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट। एक और चीज भी होती थी, वी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 400, ऐसे ही कर लें। मार्जिन ऑन सेल इज 25%। अब बताओ जी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी करो, कंप्यूट प्रॉफिट। जल्दी कर। प्रॉफिट की परसेंटेज किसके साथ लिंक कर दी गई, 25% ऑफ सेल प्राइस। तो अब 100 किसको लेंगे, सेल को। प्रॉफिट 25 है तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट 75 निकालते थे। प्रॉफिट निकालना है, 400 जो है वो 100 पे पड़ा है, हम कह रहे हैं जी इसमें से 25 निकाल दो, आंसर इज 100, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी आपका मार्कअप मार्जिन रिवीजन हो गई आपकी। ये भी बिल्कुल हर सवाल में आएगा, यानी हर सवाल के अंदर वो मार्कअप मार्जिन देगा। जाहिर है आपने तो प्रॉफिट निकालना है ना, ये जो इलस्ट्रेशन थी इसके अंदर तो आपको फिगर्स बताई थी 10 और 12 और इस तरह से 15, लेकिन आपको स्टॉक गिवन होगा और उसमें से वो कहेगा कि अनसोल्ड इतना है, तो उसकी परसेंटेज यूज़ करके मार्कअप मार्जिन की आपको प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है। तो एंट्री हमें पहले ही पता है, S टू P की एंट्री आ गई, P टू S भी हो सकता है, सिर्फ S की जगह C आएगा, ठीक है। बस आज की क्लास ओवर है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब कंसोलिडेशन की हद तक, और कुछ नहीं है, ये मैंने पढ़ा दिया जो पढ़ाना था, ये इतना ही सिंपल है। लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है, बस आगे जाके ना आप क्या करेगा, ये अंग्रेजियों में उलझाएगा, अंग्रेजियां। लेकिन उसके पीछे भी ये जो आपने नहीं किया ये काम, मैंने कहा था लॉजिकली जरा देखना, इसने खरीदा आगे बेचा, ये सेल इसकी, इसकी परचेज, इस तरह से यही वाला जो आपने नॉलेज लिया ना यहाँ पे ध्यान से, ये उस वक्त फिर यहाँ पे आगे ओपन कर लेंगे इस एग्जाम्पल को, ताकि आपको ये बात याद आ जाए, ठीक है। तो अब आ जाए अपने सवाल की तरफ। पिक्चर वगैरह लेनी है, चले जाए आगे, चले। पेज नंबर कौन सा था, 34। लो भाई, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, पहले दूसरी वाली देखो जो अभी पढ़ के आ रहे हैं। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, ये भी देख लो उसी तरह से। मैं ये कह रहा हूं 3 चीज़ें बेची थी एस ने पी को, एक अभी भी स्टॉक में पड़ी है, उस पर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो और उसकी एंट्री कर लो। अब किसने बेची हैं, एस ने, तो प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया है, एस ने।
अब हमें इस पे एतराज नहीं है, हमें इस पे एतराज है, इसमें जो प्रॉफिट पड़ा है वो अभी तक अनरियलाइज्ड है, क्योंकि 3 में से 2 बाहर बिक गई, वो तो रियलाइज हो गया, अनरियलाइज कहां पड़ा है? इस एक में। ठीक है और सही है। चलो असली वाली फिगर्स निकालें जी। S2P 120 सोल्ड, 75 क्या पड़ा है जी? इंक्लूडेड इन बायर्स स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बायर यानी पी के स्टॉक में पड़ा है, मतलब अभी तक बिका नहीं है। इधर देखो तितर बटेर राले मिल गए जे, एक की चोंच और एक की दुम, लड़ते लड़ते हो गई गुम। अच्छा जी, S2P वर्किंग नंबर 9। S2P ये लिख लेंगे ना, आसानी होगी। ठीक है, अनसोल्ड, अनसोल्ड कितना है? नहीं बल्कि तरतीब, ये तीनों चीजें लिख ले। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में फिर सेल की फिगर को भी छेड़ना शुरू करेंगे, फिलहाल तो हमें किससे मतलब है? अनसोल्ड से। ठीक है, तो सोल्ड, सोल्ड बताएं जी। सोल्ड 1, सोल्ड सेल्स, सेल्स 120, 120, जबकि इसमें अनसोल्ड कितना पड़ा है? 75। हमें मसला किससे है? इस 75 से। तो हम कहेंगे जी अनसोल्ड का जो प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा? ये जो 75 है, ये याद रखना ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमेशा क्यों होगी? क्योंकि एस ने जो पी को बेचा है तो 120 रुपए का बेचा है, इसी में से 75 बचा पड़ा है, तो वो एस की सेलिंग प्राइस ही है ना। तो एस ने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया तो वहीं से हम निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना। अब वो कहता है 50% ऑफ कॉस्ट है, ये यहां पर ही लिख लेते हैं इकट्ठा ही, C प्लस पी इज इक्वल टू एस, ताकि ये भी यूज होता जाए। ठीक है, अब अगर 50% ऑफ कॉस्ट है तो 100 कॉस्ट आ गई, 50 इज इक्वल टू 150। ठीक है जी। यार क्या हो गया यार भाई, आपको लिख तो लें प्लीज, चवले ना मारें, मैं समझा रहा हूं इसको, आप टेंशन ना लें जी। अब ये जो 75 है ये किस पे पड़ा है जी? 75 किस पे है? 150 पे है भाई। वो जो पी ने, एस ने पी को बेचा है तो उसने सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लोड करके ही बनाई होती है ना, तो उसी में से अनसोल्ड पड़ा होता है। ठीक है, जिसको हमने उतारना होता है नीचे, तो ये हमेशा क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस ही हुआ करेगी। ठीक है, हाँ जी। अब 75 किस पे पड़ा है? हमें इसमें से क्या चाहिए, 100 या 50? 50 चाहिए जी, बोले 120, 75 और 25। इस 25 की एंट्री करेंगे हम। और अब बताएं किसने प्रॉफिट कमाया? एस ने। तो रिवर्स भी किसका प्रॉफिट करे? एस का। तो वो कहां पड़ा हुआ है? ये पड़े हैं एस के प्रॉफिट्स, इनको करो कम। तो एस आर ई डेबिट, एस आर ई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट कितने से जी? 25 से। चलो अब ये एंट्री पोस्ट होने लगी, इधर देखो, एस आर ई डेबिट, देखा ना एडजस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। एस आर ई डेबिट और स्टॉक कहां पड़ा होगा? हाँ, किसके वाले में भाई? इधर पढ़ाओ इधर पढ़ाओ, दोनों ही इकट्ठे पड़े हैं, लेकिन चलो पी के स्टॉक में पड़ा है ना, मैं निकालो यहां से माइनस, एक ही बात, माइनस 25। अब ये देखो एंट्री क्या हुई? एस आर ई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। स्टॉक अलग नहीं ना पड़ा, यहीं पे पड़ा, करंट एसेट नहीं होता ना स्टॉक। जी, पेरेंट वाली एंट्री और पक्का कर देगी इसको। ठीक है, यहां पे क्या लिख लो अब, ये क्या है जी? S2P लिख लो, S2P URP, क्या लिखा मैंने? ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म फिलहाल। ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, S2P में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, स्टॉक लिखना, स्टॉक भी लिख सकते हो आप, स्टॉक भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टॉक लिख लो, स्टॉक, लेकिन क्या, जो अनसोल्ड था उस पे आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाला है। ठीक है ना, स्टॉक लिख लो, S2P लिख लो, जो दिल करे, जो दिल करे। ठीक है,
रिवर्सल ऑफ यूआरपी लिख लो, जो मर्जी लिख लो, बस लिखना डेबिट इस साइड पर और क्रेडिट यहां पर कर देना। बाकी अंग्रेजी जो दिल करे लिखो, मेरे वालों इजाजत है। यहां तक कोई मसला है? अच्छा, अब ये सारी बात मैं आपको बताता नहीं हूं अगली, और मैं कहता हूं यही काम ग्रुप के अंदर रहते हुए पेरेंट भी तो कर सकता है। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची, कुछ अनबिक्ड हैं, और ये काम है, जरा जल्दी से एडजस्टमेंट ट्राई तो मारो, देखें तो सही आपकी कितनी तैयारी हुई है। पार्ट 2 शुरू करना है, करें।